नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 25 जिसका नाम है वंशागति, जिसमें पहले की क्लास में हमने बात की थी डीएनए अणु के बारे में। जो डीएनए है उसकी कैसी संरचना होती है, किस प्रकार से उसमें नाइट्रोजनी क्षारक मौजूद होते हैं और आपके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में लगी रहती है, द्विरज्जुक संरचना का निर्माण करती है डीएनए की। ये बात अपन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएनए प्रतिकृति के बारे में, यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए की कॉपी बनाने के बारे में। भाई फोटोकॉपी निकालते हैं अपन, वैसे प्रतिकृति की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, कोशिका विभाजन इस प्रकार होता है कि कोशिका गुणसूत्रों की समान संख्या लेकर दो समान कोशिकाएं बन जाती हैं। इसलिए कोशिका विभाजन से पहले प्रत्येक गुणसूत्र में दो समान डीएनए अणु से बने दो क्रोमेटिड जो है वो मौजूद होने चाहिए। अब जो दो डीएनए हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर समान डीएनए बनता है, तो देखो इसी को अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। देखो प्रतिकृति के अंदर होता क्या है, सिंपल सी चीज अपन को यहाँ पर समझनी है। अपने पास जो डीएनए होती है उसकी ऐसी द्विरज्जुक संरचना होती है, ठीक है। एक होता है अपना 5' 3' और ये होता है अपना 3' to 5'। क्लियर। अब हमें पता है कि जो डीएनए का खंड होता है या डीएनए का जो अणु होता है उसमें आपके 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से? एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है अपना एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लीजिए लगा दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एडेनिन जो है वो जुड़ता है थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा, साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा, ठीक है। तो एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से, थायमिन जुड़ता है किससे? एडेनिन से। ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से, एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से और थायमिन जुड़ेगा एडेनिन से। क्लियर। इस तरीके से इसके ये क्या हो गए, द्विरज्जुक। जब अपन इसकी संरचना बनाते हैं द्विरज्जुक वाली तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये क्या है? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इस प्रकार से। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अब क्या होता है कि इसकी अपन को फोटोकॉपी करनी है तो इसकी एज इट इज फोटोकॉपी नहीं कर सकते। क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम जो है अपन इसमें काम में लेते हैं। अब उन एंजाइमों का क्या काम होता है कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं डीएनए की, इनको अलग अलग करती है। इनको क्या करती है? अलग अलग, यानी कि इन दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग किया जाता है। अब ऐसे लगी हुई है ये तो आपस में, इनको अलग किया जाता है इस प्रकार से। फिर एक जो श्रृंखला है उसके सम्मुख दूसरी श्रृंखला बनेगी और जो दूसरी श्रृंखला है उसके सम्मुख एक श्रृंखला बनेगी। तो इस प्रकार से एक डीएनए से क्या हो गया, दो डीएनए का निर्माण हुआ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर यही क्रम इस डीएनए के अणु में है मान लीजिए, ठीक है। तो इस श्रृंखला को क्या कर दिया जाता है, एंजाइमों के द्वारा अलग करते हैं, यानी कि इसको खोलते हैं। तुमने कोई रस्सी देखी है जिसमें दो धागे होते हैं, उसमें धागे आपस में ऐसे 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 लगे रहते हैं, अपन उसको ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे ही इस डीएनए को इस तरीके से खोला जाता है। तो यहाँ पर ये वाली जो श्रृंखला है जिसपे आपके क्या लिखा हुआ है, ATGCACT, ठीक है, कि ये श्रृंखला है। अब इनको जब खोलते हैं तो इस तरीके से खुल गई, ठीक है। अपन ऐसे खोलते जाएंगे, आगे जो है वो इस तरीके से खुलती जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पे ये वाला जो है क्या है, क्रम है, ठीक है, ये क्रम है दूसरी वाली पर। अब इसके सम्मुख जो है प्रतिकृति में क्या होता है, एक नई श्रृंखला बनती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नई श्रृंखला बनेगी इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, जिसपे ए के सामने होगा टी, मतलब बिल्कुल ये वाला जो क्रम लगा हुआ है ना वो वाला क्रम यहाँ पर आ जाएगा। और इसके सम्मुख जो है दूसरी श्रृंखला बनती है, इसी के सम्मुख यहाँ पर यू, ठीक है, ये आपकी दूसरी श्रृंखला बनती है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया कि इस तरीके से ये जो डीएनए है इसकी कॉपी होती है, इसकी प्रतिकृति होती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। अब ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की मदद से होती है। देखिए आगे, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के माध्यम से संपादित होता है। डीएनए प्रतिकृति के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड, जो दोनों बताई मैंने श्रृंखला है, वो दोनों क्या है, दो स्ट्रैंड है।
कुछ एंजाइम की मदद से अलग होकर दो स्ट्रैंड में अनावृत हो जाते हैं। अलग अलग हो गए, अब इनकी क्या होगी, कॉपी होगी। जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। तो देखो एक नई नई श्रृंखला का निर्माण हुआ इसके साथ, इस वाली के सम्मुख पूरक श्रृंखला बनी, इस वाली श्रृंखला के सम्मुख ये वाली पूरक श्रृंखला बनी नहीं बनी। तो यहाँ पर दो नई संतति तंतु या फिर दो नई संतति श्रृंखला जो है वो बनती है। इसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। डीएनए अणु का द्विगुणन कहा जाता है। एक डीएनए से दो डीएनए यहाँ पर बन गए। क्लियर हुई बात। यहाँ पर इस तरीके से खोलती जाती है रस्सी, एंजाइमों की सहायता से रस्सी खुलेगी और यहाँ पर इसके सम्मुख पूरक स्ट्रैंड जो है वो बनते जाते हैं हर एक स्ट्रैंड के सम्मुख। क्लियर। देखिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से एक नया संतति स्ट्रैंड बनता है। किसकी सहायता से बनेगा, पॉलीमरेज की सहायता से, जो जनक डीएनए अणु के एक स्ट्रैंड के साथ मिलकर डबल हेलिक्स बना सकता है। अब भाई देखो, जनक का एक अणु जो है, एक क्या है, एक स्ट्रैंड है, इसी के सम्मुख ये संतति अणु बन गया। क्लियर। अतः डीएनए के दो अणु जिसमें प्रत्येक में एक जनक स्ट्रैंड और एक नया संतति स्ट्रैंड बनता है। एक ही इसको ही तो फॉलो करते करते नया स्टैंड बना यहाँ पर, तो एक तो जनक वाला ही हुआ, दूसरा नया बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक संतति और एक क्या है, जनक स्ट्रैंड होता है इस प्रतिकृति के अंदर। क्लियर। यह दो एक समान डीएनए अणु अब क्रोमेटिड में बदलकर सेंट्रोमियर द्वारा संलग्न रहते हैं। अब देखो डीएनए अणु दो बन गए, अब ये किस में बदल जाएंगे, क्रोमेटिड अणु में बदल जाएंगे और यहाँ पर सेंट्रोमियर द्वारा क्या रहेंगे, संलग्न रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, सेंट्रोमियर, जिसे अपन कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, जिस पर आपके ये जो क्रोमेटिड्स है वो लगे रहते हैं। अब एक क्रोमेटिड ये इस प्रकार से लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसी डीएनए के अणु से तो अपना क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बनता है। देखो इस प्रकार डीएनए प्रतिकृति के द्वारा प्रत्येक गुणसूत्र में दो एक समान डीएनए के अणु क्रोमेटिड के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब एक समान अणु हुए नहीं हुए भाई, प्रतिकृति तो हुई ना। कोशिका विभाजन के समय दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्रों का रूप लेकर अलग हो जाते हैं। समान गुणसूत्रों की जोड़ी में से एक एक गुणसूत्र दोनों नई संतति कोशिका में चले जाते हैं जब कोशिका विभाजन होता है तब। क्लियर। और इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर क्या हो जाता है कि डीएनए की प्रतिकृति जो है वो पूरी हो जाती है। समझ में आई कि नहीं आई चीज। डीएनए प्रतिकृति किसे कहा जाता है, देखो डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, जिसमें आपके डीएनए के एक अणु में दो श्रृंखलाएं होती हैं। अब ये श्रृंखलाएं अलग होकर एंजाइमों की सहायता से अलग होकर क्या करती है, नए संतति डीएनए का निर्माण करती है। और जो संतति श्रृंखलाएं हैं वो बनती हैं इन जनक श्रृंखलाओं के सम्मुख, और आपके जो नया एक डीएनए बनता है उसमें एक तो जनक का स्ट्रैंड होता है, दूसरा संतति कोशिका जो संतति बनी है उसका स्ट्रैंड होता है। इस तरीके से जो डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, प्रतिकृति की प्रक्रिया है, वो संपन्न होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।